नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम जानकारी के कई अलग-अलग स्रोतों को खंगाल रहे हैं। जी। कृषि के भविष्य से लेके अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों तक और मतलब देश के अंदरूनी शासन से लेके पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं तक। हाँ, काफी सारे विषय हैं। सोचिए, एक ही बातचीत में इन सभी जरूरी मुद्दों की गहरी समझ बनाने का मौका। बिल्कुल। आज हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से, जैसे सरकारी रिपोर्ट है, न्यूज़ आर्टिकल्स है, एक्सपर्ट एनालिसिस है, इनसे सबसे काम की बातें निकालें। हाँ, जो महत्वपूर्ण ज्ञान है, अंतर्दृष्टि है। जी। हम देखेंगे कि भारत की खेती वो किस तरह बदल रही है, जापान के साथ रिश्ते कैसे बन रहे हैं, वन अधिकार और संसदीय समितियां, इन पर जमीन पर क्या हो रहा है, और कुछ और हालिया दिलचस्प घटनाक्रम भी देखेंगे। कोशिश यही है कि जानकारी के इस ढेर से वो चीजें निकालें जो वाकई मायने रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के एक हालिया बुलेटिन की। जी, उसमें खेती किसानी में बदलाव मतलब विविधीकरण पर जोर दिया गया है। खासकर बागवानी जैसी ज्यादा मुनाफे वाली फसलों की तरफ जाने की बात है। हाँ, और ये जरूरी है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिले। ये एक बहुत अहम बदलाव की तरफ इशारा है। देखिए, तो ये बागवानी क्षेत्र मतलब इसमें क्या क्या आता है? देखिए बागवानी का मतलब सिर्फ फल सब्जी उगाना नहीं है। इसमें फूल हैं, सजावटी पौधे हैं, फिर उनकी प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ये सब कुछ शामिल है। अच्छा। और भारत की स्थिति देखें तो हम दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है, खासकर फल और सब्जी उत्पादन में। ये अपने आप में मतलब काफी बड़ी बात है। हाँ, ये तो है। और जो रुझान दिख रहे हैं वो भी काफी दिलचस्प हैं। जैसे खेती से जो कुल कमाई होती है, जीवीए जिसे कहते हैं। जी, ग्रॉस वैल्यू एडेड। हाँ, उसमें बागवानी का हिस्सा करीब 33% है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि बागवानी अब शायद भारतीय कृषि के विकास का मुख्य इंजन बन रही है। बिल्कुल। और साथ ही लोगों के खाने पीने की आदतें भी तो बदल रही हैं। शहरों में भी, गांवों में भी लोग अब फलों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, अगर कुल खाने के खर्च में देखें तो। हाँ। और एक पहलू ये भी है कि छोटे और सीमांत किसान जिनके पास जमीन कम होती है, वो भी अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा बागवानी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तो उन्हें इसमें ज्यादा फायदा दिख रहा है। हाँ, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसान है। चुनौतियां भी हैं इसमें। किस तरह की चुनौतियां? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो है उपज का घटना बढ़ना। मतलब स्थिरता नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम पिछले कुछ दशकों को देखें तो अंगूर और चीकू जैसी फसलों की पैदावार में गिरावट आई है। अच्छा। दूसरी बड़ी समस्या है फसल कटाई के बाद उसे सहेज कर रखने की, मतलब पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज। भारत में कोल्ड स्टोरेज वगैरह की कमी है, और इसके चलते हर साल आप सोचिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की फसल बर्बाद हो जाती है। 1.5 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा। और फिर कीमतों का उतार चढ़ाव, वो तो हम सब महसूस करते हैं। हाँ, खासकर टमाटर, प्याज, आलू, ये टॉप फसलें हैं। जी, टॉप फसलें। मौसम जरा सा बदला नहीं कि इनके दाम या तो आसमान छूने लगते हैं या एकदम गिर जाते हैं। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। बिल्कुल। तो इसके लिए आगे क्या सोचा जा रहा है, मतलब नीति के स्तर पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं? कई चीजों पर काम करने की जरूरत है। सबसे जरूरी है किसानों को बाजार से जोड़ना, चाहे वो एक्सपोर्ट मार्केट हो या शहरों के उपभोक्ता। बेहतर मार्केट लिंकेज। दूसरा, इंटरक्रॉपिंग, यानी एक ही खेत में बागवानी और दूसरी फसलें साथ साथ उगाना। इसको बढ़ावा देना चाहिए। अच्छा, इसके क्या फायदे हैं? इससे एक तो मिट्टी की सेहत सुधरती है, पैदावार बढ़ती है, और किसानों की आमदनी का जो जोखिम है वो भी कम होता है। सही बात है। और कृषि शोध मतलब रिसर्च की भूमिका भी अहम होगी। बहुत ज्यादा। खासकर जो नई चुनौतियां आ रही हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन है, नए नए कीट आ रहे हैं, इनसे निपटने के लिए नई टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी। और साथ ही उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, इस पर भी ध्यान देना होगा। और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज? हाँ, बिल्कुल। खेती किसानी पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इससे न सिर्फ फसल की बर्बादी रुकेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बल्कि गांव में रोजगार के नए मौके भी तो बनेंगे। सही कहा। चलिए, अब खेती किसानी से थोड़ा आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर आते हैं। जी। हाल ही में 15वां भारत जापान सालाना शिखर सम्मेलन हुआ। जी। और इसमें बड़ी घोषणा हुई कि जापान अगले 10 साल में भारत में 10 ट्रिलियन येन का निवेश करेगा। ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, बहुत बड़ी रकम है। और ये निवेश का लक्ष्य दिखाता है कि भारत जापान रिश्ते कितने गहरे हो रहे हैं।
इसी सम्मेलन में अगले दशक के लिए भारत जापान संयुक्त विजन भी सामने आया। अच्छा, ये क्या है? ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये 8 अहम क्षेत्रों में जैसे आर्थिक साझेदारी, आर्थिक सुरक्षा, मोबिलिटी यानी लोगों की आवाजाही, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इनमें अगले 10 साल के लिए एक तरह का रणनीतिक रोड मैप है। काफी व्यापक लग रहा है। जी, ये दिखाता है कि दोनों देश कितने बड़े स्तर पर जुड़ रहे हैं। और सुरक्षा के मोर्चे पर भी कुछ अहम हुआ है? हाँ, बिल्कुल। रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ है और साथ ही एक आर्थिक सुरक्षा पहल मतलब इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव भी शुरू की गई है। आज के माहौल में ये बहुत जरूरी है। वो तो है। और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर भी जोर है। नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के तहत अगले 5 साल में 5 लाख लोगों का आना जाना होगा दोनों तरफ से। 5 लाख? जी, जिसमें 50,000 हुनरमंद और अर्धकुशल भारतीय भी शामिल हैं। इसके अलावा एक जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म पर भी सहमति बनी है। वो किस लिए? ये भारत में जापानी निवेश और भारत के सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों को बढ़ावा देगा। अच्छा, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुना है एआई पर भी कुछ बात हुई है? हाँ, बिल्कुल। भारत जापान डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 की घोषणा हुई है। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसी जो भविष्य की टेक्नोलॉजी हैं, उनमें मिलकर काम करने और रिसर्च करने पर जोर है। इसके लिए बाकायदा भारत जापान एआई पहल शुरू की गई है। इनके अलावा भी कई समझौते हुए हैं। खनिज संसाधन पर चांद पर मिलकर खोज करने का मिशन है लूना पोला एक्सप्लोरेशन मिशन। अच्छा, लूनर मिशन भी? जी, और क्लीन हाइड्रोजन और अमोनिया जैसे जो भविष्य के ईंधन हैं, उन पर भी समझौते हुए हैं। तो ये सारे समझौते मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, ये सब मिलकर यही दिखाते हैं कि भारत और जापान अब सिर्फ आर्थिक साझेदार नहीं है, वे हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत रणनीतिक धुरी बन रहे हैं, खासकर चीन के बढ़ते दबदबे को देखते हुए। हाँ, बिल्कुल। इसके पीछे रणनीतिक हितों का मेल साफ नजर आता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में और खासकर दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य और राजनीतिक दखलंदाजी ये दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है। और रक्षा संबंध भी मजबूत हो रहे हैं? जी, दोनों देशों के बीच सैन्य साजो सामान के इस्तेमाल का समझौता है जिसे ACSA कहते हैं, और धर्म गार्जियन, शिन्यू मैत्री, जिमैक्स जैसे नियमित सैन्य अभ्यास भी होते रहते हैं। और वैश्विक मंच पर भी दोनों देश साथ दिखते हैं? हाँ, वो भी है। दोनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार चाहते हैं और क्वाड, G20, G4 जैसे कई अहम समूहों का हिस्सा हैं। औद्योगिक विकास के लिए भी अलग से साझेदारी है, जैसे भारत जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप। तो ये रिश्ता काफी बहुआयामी है। बिल्कुल। अब थोड़ा देश के अंदरूनी मामलों की तरफ रुख करते हैं। एक अहम मुद्दा है वन अधिकारों का। हाँ, वो UNDP की रिपोर्ट आई है। जी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, अधिकार सुरक्षित करना, भविष्य सक्षम करना, सिक्योरिंग राइट्स, इनेबलिंग फ्यूचर्स। ये रिपोर्ट किस बारे में है और क्यों महत्वपूर्ण है? ये रिपोर्ट छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा इन 3 राज्यों में पिछले 2 दशकों में वन अधिकार कानून यानी FRA 2006 कैसे लागू हुआ है, इसकी पड़ताल करती है। अच्छा, FRA कानून? हाँ, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। इसका मकसद था जंगलों में रहने वाले आदिवासी और दूसरे पारंपरिक समुदायों के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ था उसे सुधारना, उनकी आजीविका और भोजन की सुरक्षा पक्की करना। तो ये रिपोर्ट बताती है कि जमीन पर क्या अच्छा हुआ, क्या चुनौतियां आईं और कौन सी कमियां अभी भी बनी हुई हैं। तो रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य दिक्कतें क्या आ रही हैं इस कानून को लागू करने में? कई बड़ी दिक्कतें हैं। एक तो ये कि जो वन अधिकारों के दावे होते हैं उन्हें खारिज करने की दर बहुत ज्यादा है, मतलब हाई रिजेक्शन रेट है। क्यों? इसके कारण क्या है? कई कारण हैं। कभी प्रक्रिया में कोई गलती हो जाती है, कभी जरूरी दस्तावेज नहीं होते, या कभी-कभी अधिकारी ही कानून के प्रावधानों को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। दूसरा, अधिकारों को दर्ज करने में भी परेशानी है, जैसे जमीन के रिकॉर्ड ठीक न होना या मान्यता की प्रक्रिया अधूरी रह जाना। यानी अधिकार मिल भी जाए तो उसके बाद भी समस्याएं खत्म नहीं होती। बिल्कुल,
जैसे सामुदायिक वन संसाधन है, CFRs कहते हैं जिन्हें, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज। हाँ, मतलब जिन जंगलों पर समुदाय का हक बनता है उनकी सीमा तय करने में दिक्कतें आ रही हैं, फिर उनके प्रबंधन के लिए समितियां बनानी होती हैं, CFRMCs, उनमें भी दिक्कतें हैं। और सरकारी स्तर पर? सरकारी स्तर पर भी संस्थागत क्षमता की कमी दिखती है, केंद्र और राज्य दोनों जगह, और अलग-अलग विभागों में तालमेल की भी कमी है। ये तो काफी गंभीर मुद्दे लग रहे हैं। रिपोर्ट में कुछ और बातें भी हैं शायद? हाँ, जैसे सामाजिक रुकावटें हैं, जानकारी का अभाव है, अलग-अलग राज्यों में कानून लागू होने में काफी फर्क है, और पूरी प्रक्रिया में ग्राम सभा की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो भी सीमित दिखती है। तो UNDP की रिपोर्ट क्या सुझाव देती है? इसे बेहतर कैसे किया जा सकता है? कई ठोस सुझाव दिए गए हैं। पहला तो ये कि जितनी भी सरकारी मदद और रोजगार की योजनाएं हैं उनमें वन अधिकार पाने वालों को एक अलग कैटेगरी के तौर पर मान्यता दी जाए। अच्छा। दूसरा, राष्ट्रीय और राज्य की योजनाओं में इनके लिए अलग से फंड रखा जाए। तीसरा, FRA को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM से जोड़ा जाए ताकि खासकर महिलाओं के लिए अच्छे रोजगार के मौके बने जो लिंग संवेदनशील हों। और एक सनसेट क्लॉज की भी बात थी। हाँ, एक सुझाव ये है कि अधिकार देने की ये जो प्रक्रिया है इसे पूरा करने के लिए एक आखिरी तारीख तय कर दी जाए, एक सनसेट क्लॉज, ताकि ये काम हमेशा चलता न रहे, एक समय सीमा हो। ताकि काम पूरा हो सके। जी, और ये भी कहा गया है कि सिर्फ अधिकार देकर रुकना नहीं है, उसके बाद भी समुदायों को मजबूत बनाने पर जोर देना है। उन्हें सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि सशक्त भागीदार बनाना है। सही बात है। और सबसे अहम, FRA को पैसा कानून के साथ जोड़ना जरूरी है। पैसा यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996। जी बिल्कुल। पैसा ग्राम सभाओं को स्थानीय संसाधनों पर ज्यादा अधिकार देता है, तो FRA और पैसा को मिलाकर एक समग्र शासन व्यवस्था बनाने की बात है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। चलिए, वन अधिकारों से अब संसदीय प्रक्रियाओं पर आते हैं। जी। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने संसदीय समितियों को संसदीय लोकतंत्र की रीढ़ कहा था। ये टिप्पणी SC/ST कल्याण पर बनी समितियों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन में की गई थी। जी। ये समितियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती हैं? ये वाकई लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी की तरह है। इनका सबसे बड़ा महत्व ये है कि इनका काम पार्टियों की राजनीति से ऊपर उठकर होता है, गैर पक्षपातपूर्ण। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि इनमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं, तो ये क्रॉस पार्टी आम सहमति बनाने का एक अहम मंच बन जाती हैं। और ये समितियां किसी खास मुद्दे पर बहुत गहराई से पड़ताल करती हैं, जिसके लिए शायद संसद के भरे सदन में उतना वक्त या माहौल ना मिले। और इनमें विषय विशेषज्ञता भी होती है। हाँ बिल्कुल। जैसे स्वास्थ्य मामलों की समिति ने सरोगेसी कानून 2016 का बहुत बारीकी से अध्ययन किया था। ये सरकार की जवाबदेही भी तय करती हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे लोक लेखा समिति है, PAC, उसने हाल ही में 4 मंत्रालयों द्वारा किए गए अतिरिक्त खर्च पर सवाल उठाए थे। ये विकास के मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करती हैं। जैसे ग्रामीण विकास समिति ने इस बात को नोट किया कि पंचायती राज संस्थाओं का बजट लगातार कम हो रहा है, और ये समितियां संसद से पास होने वाले कानूनों को बेहतर बनाने में भी बहुत मदद करती हैं। अच्छा, कैसे? जैसे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 था, उसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया था। समिति ने जो सुझाव दिए उनके आधार पर बिल में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। लेकिन इनके कामकाज में कुछ चुनौतियां भी तो हैं जिनकी बात होती रहती है। हाँ, चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती तो शायद यही है कि किसी भी बिल को समिति के पास भेजना सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है। हाँ, ये तो है। और हमने देखा है कि पिछले कुछ लोकसभाओं में समितियों को भेजे जाने वाले बिलों का प्रतिशत लगातार गिरा है। 15वीं लोकसभा में करीब 71% बिल भेजे गए थे, 16वीं में ये घटकर सिर्फ 28% रह गया, और 17वीं लोकसभा में तो ये आंकड़ा सिर्फ 16% पर आ गया। ये तो काफी गिरावट है। ये चिंता की बात है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी चुनौती है सदस्यों की कम भागीदारी। मतलब सांसद बैठकों में नहीं आते हैं, लेकिन उपस्थिति कम रहती है। समिति की बैठकों में सांसदों की औसत हाजिरी करीब 50% ही रहती है, जबकि संसद के सत्रों के दौरान उनकी औसत उपस्थिति 80-84% तक होते हैं। ये अंतर क्यों? शायद समय की कमी या अन्य व्यस्तताएं। इसके अलावा इन समितियों के पास विशेषज्ञों और रिसर्च करने वालों की भी अक्सर कमी रहती है। स्टाफ कम होता है,
तकनीकी मदद पूरी नहीं मिल पाती। तो क्या किया जा सकता है इन्हें और प्रभावी बनाने के लिए? कोई सुझाव? एक सुझाव तो यही आता है कि जैसे यूनाइटेड किंगडम में है, अहम बिलों को समितियों के पास भेजना अनिवार्य कर दिया जाए। अच्छा, अनिवार्य। हाँ। दूसरा, ज्यादा पारदर्शिता लाई जाए। जैसे अगर सरकार समिति की कोई सिफारिश नहीं मानती है तो उसका कारण साफ तौर पर बताए। इससे जवाबदेही बढ़ेगी। सही है। संसदीय प्रक्रियाओं के बाद अब थोड़ा न्यायपालिका की तरफ देखते हैं। हाल ही में 2 नए जजों की नियुक्ति हुई सुप्रीम कोर्ट में। जी। और अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की पूरी संख्या 34 हो गई है। ये नियुक्तियां होती कैसे हैं? ये कोलिजियम सिस्टम क्या है? देखिए, ये नियुक्तियां कोलेजियम सिस्टम के जरिए होती हैं। ये सिस्टम कोई कानून द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ही कई फैसलों से धीरे धीरे विकसित हुआ है। अच्छा। आसान भाषा में कहें तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए नामों की सिफारिश करने वाला जजों का ही एक समूह है। नियुक्ति तो आखिरकार राष्ट्रपति ही करते हैं संविधान के तहत, लेकिन कोलिजियम की सिफारिश पर इस कोलेजियम में कौन-कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए जो कोलेजियम होता है उसमें भारत के चीफ जस्टिस, सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जज होते हैं। और हाई कोर्ट के लिए? हाई कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम होता है उसमें सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे सीनियर जज होते हैं। अच्छा, तो ये सिस्टम बना कैसे? इसका भी अपना एक इतिहास है शायद? हाँ, इसका विकास काफी दिलचस्प रहा है। 1980s के दशक से पहले तक जजों की नियुक्ति में सरकार यानी कार्यपालिका की भूमिका ज्यादा प्रभावी थी। राष्ट्रपति सीजेआई से सलाह मशवरा करके नियुक्ति करते थे। फिर 1981 में पहला जजेस केस आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजेआई से परामर्श, कंसल्टेशन का मतलब उनकी सहमति, कंकॉरेंस होना जरूरी नहीं है। इससे एक तरह से कार्यपालिका को प्रधानता मिल गई। लेकिन फिर स्थिति बदली। हाँ, 1993 में दूसरा जजेस केस आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना पिछला फैसला पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति ही है और यहीं से कोलेजियम सिस्टम की असल शुरुआत हुई। तब इसमें कितने जज थे? शुरुआत में इसमें सीजेआई और 2 सीनियर जज थे। फिर 1998 में तीसरा जजेस केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम का विस्तार किया। इसमें सीजेआई और 4 सीनियर जजों को शामिल किया गया। यही व्यवस्था आज भी लागू है। और फिर 2015 का चौथा जजेस केस भी अहम था जब सरकार ने एनजेएसी लाने की कोशिश की थी। बिल्कुल। सरकार 99वें संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी लेकर आई थी। इसमें कार्यपालिका के प्रतिनिधि भी शामिल थे जैसे कानून मंत्री। हाँ। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी और उस संविधान संशोधन दोनों को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट का मानना था कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इसके बाद कोलेजियम सिस्टम फिर से बहाल हो गया और तब से यही व्यवस्था चल रही है। तो ये है कोलेजियम सिस्टम का पूरा सफर। चलिए, इन बड़ी बहसों के अलावा अब जल्दी से कुछ और अहम सुर्खियों पर नजर डालते हैं जो हाल ही में चर्चा में रहीं। जी बिल्कुल। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक CEAI 2024 आया है। इसमें कौन से राज्य आगे हैं? हाँ, इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा जैसे राज्य अपने अपने ग्रुप में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले रहे हैं, फ्रंट रनर्स कैटेगरी में। ये इंडेक्स कौन जारी करता है? ये इंडेक्स ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE और अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी AEE मिलकर तैयार करते हैं। इसका मकसद ये देखना है कि 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऊर्जा बचाने के लिए कितने प्रभावी कदम उठा रहे हैं। राज्यों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, फ्रंट रनर्स, अचीवर्स, कंटेंडर्स, एस्पिरेंट्स। अच्छा, एक और खबर है, प्रवर्तन निदेशालय ने इंटरपोल के जरिए अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है। ये क्या होता है? देखिए, इंटरपोल कई तरह के नोटिस जारी करता है। रेड नोटिस भगोड़ों के लिए, येलो नोटिस लापता लोगों के लिए वगैरह। पर्पल नोटिस का मकसद होता है सदस्य देशों को अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों, मॉडस ऑपरेंडाई, औजारों या छिपने की जगहों के बारे में जानकारी देना या अलर्ट करना। मतलब एक तरह की खुफिया जानकारी साझा करना। हाँ, ताकि बाकी देश सतर्क रहें और उस तरह के अपराधों को रोक सकें। ठीक है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी आयोएन्स की भी चर्चा थी। जी, कोची में इसकी एक उभरते नेताओं की पैनल चर्चा हुई थी। आयोन्स असल में भारतीय नौसेना की पहल पर शुरू हुआ एक स्वैच्छिक मंच है। इसका मकसद क्या है? मकसद है हिंद महासागर क्षेत्र के जो तटवर्ती राज्य हैं उनकी नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाना।
इसकी शुरुआत 2008 में दिल्ली में हुई थी। इसमें अभी 25 सदस्य और 9 पर्यवेक्षक देश हैं और भारत 2025-27 के लिए इसकी अध्यक्षता करेगा। एक खबर थाईलैंड से है, जहां म्यांमार से आए करेन और करेन्नी शरणार्थियों को काम करने का अधिकार दिया गया है। ये कौन लोग हैं? करेन जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख जातीय समूह है। इनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ गोबी रेगिस्तान से जोड़ते हैं, कुछ तिब्बत से। करेनी, जिन्हें रेड करेन या काया भी कहते हैं, वो म्यांमार का एक अल्पसंख्यक जातीय समूह है। ये दोनों समूह म्यांमार में लंबे समय से संघर्ष और विस्थापन का सामना कर रहे हैं। तो थाईलैंड का ये कदम उनके लिए कुछ राहत देगा? जी, उम्मीद तो यही है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मेजर ध्यानचंद को भी याद किया गया। हाँ, प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर या द मैजिशियन भी कहा जाता है, वो ब्रिटिश भारतीय सेना में एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे और भारत को जो लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक मिले 1928, 32 और 36 में, उनमें उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्हें 1956 में पद्म भूषण मिला था और देश का सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार अब उन्हीं के नाम पर है। उनकी विरासत वाकई प्रेरणादायक है। दृढ़ता, अनुशासन, खेल भावना। बिल्कुल। अच्छा, एक और खबर थोड़ी चिंताजनक है। एक सरकारी पैनल ने सुप्रीम कोर्ट से कोनोकार्पस नाम के विदेशी पेड़ पर बैन लगाने की सिफारिश की है। ये पेड़ क्यों समस्या बन गया है? कोनोकार्पस की 2 मुख्य प्रजातियां हैं। एक अमेरिका पश्चिम अफ्रीका की मूल निवासी है, दूसरी सोमालिया, यमन, अरब प्रायद्वीप वगैरह की। भारत में इसे सजावटी पेड़ के तौर पर लगाया गया था। क्यों? क्या खासियत थी इसमें? खासियत ये थी कि ये गर्मी, खारापन, प्रदूषण सब झेल लेता है और इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब कम रख रखाव वाला पेड़ है। तो फिर अब चिंता क्यों? चिंता इसलिए क्योंकि अब पता चल रहा है कि ये बहुत तेजी से फैलता है और स्थानीय जैव विविधता के लिए खतरा बन गया है। इसे हरा रेगिस्तान भी कहा जा रहा है क्योंकि ये दूसरी वनस्पतियों को पनपने नहीं देता। ये आक्रामक इन्वेजिव प्रजाति है और ये बहुत ज्यादा भूजल भी सोखता है, जिससे पानी की कमी हो सकती है। साथ ही इसके पराग कणों से लोगों को एलर्जी होने की भी शिकायतें हैं। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्य पहले ही इस पर बैन लगा चुके हैं। ये तो गंभीर बात है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA में भी कुछ नियुक्तियां हुई हैं। जी, 2 नए सदस्य नामित हुए हैं और 3 मौजूदा सदस्यों को फिर से नामित किया गया है। NDMA के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बना एक महत्वपूर्ण निकाय है। इसका काम क्या है? इसका काम है आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशा निर्देश बनाना। इसका विजन है भारत को आपदाओं से सुरक्षित और रेजिलिएंट बनाना, एक समग्र, सक्रिय और टेक्नोलॉजी संचालित रणनीति के जरिए। ठीक है। एक खबर रंजीत सागर बांध से भी थी। हाँ, रंजीत सागर बांध, जिसे थीन बांध भी कहते हैं, उससे भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ आ गई थी। माधोपुर हेडवर्क्स के पास कुछ CRPF कर्मी और नागरिक फंस गए थे, जिन्हें भारतीय सेना ने निकाला। ये बांध कहाँ पर है? ये पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर है, पठानकोट के पास, रावी नदी पर बना है। इसका मुख्य उद्देश्य पंजाब और पड़ोसी राज्यों को सिंचाई और पन बिजली मुहैया कराना है। अच्छा, और अंत में भारत ने एक भगोड़े अपराधी के प्रत्यर्पण के लिए UNTOC और UNCAC संधियों का हवाला दिया है। ये संधियां क्या है संक्षेप में? जी, UNTOC यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसे पलेर्मो कन्वेंशन भी कहते हैं। ये 2003 में लागू हुई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के लिए मुख्य संयुक्त राष्ट्र संधि है। इसके साथ 3 प्रोटोकॉल भी हैं: मानव तस्करी, प्रवासियों की तस्करी और अवैध हथियार निर्माण तस्करी पर। और UNCAC है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। ये भी 2003 में ही लागू हुई थी। ये भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एकमात्र वैश्विक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। इसमें रिश्वतखोरी, गबन जैसे भ्रष्टाचार के कई रूप शामिल हैं। ये रोकथाम, अपराधीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संपत्ति वसूली पर केंद्रित है। तो प्रत्यर्पण जैसे मामलों में ये संधियां देशों के बीच सहयोग का आधार बनती हैं। जी बिल्कुल, ये कानूनी ढांचा प्रदान करती हैं। तो ये थी आज की हमारी गहरी पड़ताल। हमने काफी सारे विषयों को छुआ, खेती से लेकर विदेश नीति, वन अधिकारों से लेकर संसदीय समितियों और न्यायपालिका तक। हाँ, काफी व्यापक चर्चा रही। हमने देखा कि कैसे बागवानी खेती का चेहरा बदल सकती है,
जापान के साथ रिश्ते कितने विविध और गहरे हो रहे हैं और वन अधिकारों और संसदीय प्रक्रियाओं जैसे जमीनी मुद्दों पर क्या चल रहा है। साथ ही कुछ ताज़ा घटनाक्रमों पर भी नजर डाली। जी, और इन सभी अलग-अलग कड़ियों को जब हम जोड़कर देखते हैं तो एक सवाल मन में आता है क्या कि क्या इन विभिन्न स्रोतों और घटनाओं में कोई ऐसा पैटर्न या कोई कॉमन धागा नजर आता है जो भारत की मौजूदा स्थिति और भविष्य की दिशा को समझने में मदद करे? दिलचस्प सवाल है। जैसे कैसे देश के अंदर की नीतियां, चाहे वो एफआरए हो या कृषि विविधीकरण, कैसे वो अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों जैसे जापान के साथ साझेदारी और वैश्विक तंत्रों जैसे इंटरपोल या संयुक्त राष्ट्र की संधियां इनके साथ जुड़ती हैं या कभी-कभी शायद टकराती भी हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पहलू कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर शायद श्रोताओं को भी सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। सही कहा। इस विचार के साथ ही आज की चर्चा समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।